मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाशमी क्लिनिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दमा। दमा जो है ये इंतहाई पेचीदा मर्ज है जो मौरूसी भी हो सकती है और एलर्जी या मुस्तकिल ब्रोंकाइटिस के अटैक्स की वजह से भी कॉम्प्लिकेट होकर दमा हो जाता है। तो आमतौर पर चूंकि एलोपैथी साइंस में इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है और ना ही हुक्मा के पास इसका इलाज है, तो ये मशहूर कर दिया गया है कि दमा जो है वो दम के साथ होता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, दमा जो है वो बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज है। दमा दरअसल निज़ाम तनफ़ुस की एक मुज़मन बीमारी है जिसमें छाती में घुटन, सांस में दिक्कत, सांस फूलने की शिकायत होती है, बलगमी, सीटी या खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, खांसी जैसी अलामात मिलती हैं। और इसकी वजह जो है वो ख़ानदानी हिस्ट्री हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, माहौल की आलूदगी है, पेशा वराना एलर्जी हो सकती है, जैसे जो लोग डस्ट माइंस वगैरह में काम करते हैं या किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये पेशा वराना जो माहौल है उसके एक्सपोजर की वजह से बाद लोगों को दमा हो जाता है। इसी तरह तंबाकू नोशी के आदि जो हैं या बार बार जिनको नज़ला जुकाम रहने की शिकायत होती है और खांसी रहती है और वो मुसलसल एंटी एलर्जिक दवाओं का या खांसी को रोकने की दवाओं का या बलगम निकालने वाली दवाओं का मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं या उसके आदी हो जाते हैं, तो इन दवाओं के नतीजे में मरीज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दमे का मरीज बन जाता है। हालांकि अगर इब्तदा ही में उसका दुरुस्त इलाज कर दिया जाए तो ये मर्ज जो है वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये बिल्कुल एक काबिल इलाज बीमारी है, लेकिन इसका अगर मुनासिब इलाज नहीं किया जाता है तो फिर फेफड़ों में जो नालियां हैं उनमें सुकड़ाव जो है वो बढ़ता चला जाता है और अल्टीमेटली मरीज जो है वो स्टेरॉइड्स वगैरह की तरफ चले जाते हैं। एक्यूपंक्चर साइंस में भी इसका इलाज मौजूद है और होम्योपैथी में भी इसकी बेशुमार अच्छी दवाएं मौजूद हैं और इसका मुकम्मल इलाज भी हो जाता है और सारी ज़िंदगी के जो इनहेलर्स हैं, इंजेक्शंस हैं, स्टेरॉइड्स हैं, उससे भी जान छूट जाती है। लेकिन बीमारी जितनी क्रॉनिक होगी उतना ही मुस्तकिल मिजाजी से इसका इलाज जो है वो करना पड़ेगा। तो होम्योपैथी में दमा की दवाइयों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है जो कि डॉक्टर हर मरीज की अलामात के मुताबिक उन दवाओं को तजवीज़ करता है। जो होम्योपैथी डॉक्टर साहबान हैं उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि एक्यूट अटैक्स जो है अस्थमा के, उसमें अगर वो ये 3 दवाएं जो हैं इन पर गौर कर लें। एक्यूट अटैक की सूरत में 3-4 दवाएं हैं, जैसे इपिकाक है, आर्सेनिक है और ब्लटा ओरिया है, एकोनाइट है। तो इन दवाओं को 2x 3x पोटेंसी में जो है वो बना के रख लें और छोटे छोटे वक्फों से मरीज को रिपीट करवाएं। एक या 2 दवाएं जो हैं वो अल्टरनेट भी करवाई जा सकती हैं, लेकिन देख लें कि किस दवा की अलामात ज़्यादा हैं तो उन 1-2 दवाओं को अल्टरनेट करवा दें। तो एक्यूट अटैक जो है वो ठीक हो जाता है और फिर उसके बाद देख लें कि मरीज की जो मुनासिब दवा बनती है। तो मिसाल के तौर पर मैं चंद दवाओं के बारे में आपको बताता हूँ। मसलन एंटीमोनियम टार्ट एक ऐसी दवा है जिसमें छाती में बलगम की खड़खड़ाहट होती है और बलगम कम निकलता है और छोटे छोटे तेज सांस मरीज लेता है। उठकर बैठना पड़ता है मरीज को और या फिर वो दाईं जानिब अगर लेटे तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। इसी तरह एक दवा है आर्सेनिक एल्बम, ये मशहूर ज़माना दवा है और इसमें मरीज जो है वो लेट नहीं सकता है और आधी रात के वक्त दमे का दौरा आमतौर पर अक्सर उसको पड़ता है।
बलगम जो है वो झागदार होती है लेकिन बहुत कम निकलती है और सीटी या वीज की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसमें जो क्रॉनिक जो केसेस हैं उसमें आप 30 या 200 की पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक्यूट अटैक में आप छोटी पोटेंसी और ब्लाटाउरिया की छोटी पोटेंसी यानी 2x से पोटेंसी के साथ आल्टरनेट करा के दे सकते हैं। इसी तरह अगर एक्यूरेट डिस्चार्जेस हैं और दमे की काज अगर आप मालूम करते हैं कि वो एलर्जी है, तो फिर आरम ट्राइफिलम इसकी दवा हो सकती है। इसी तरह एस्पिडोडर्मा एक दवा है जिसको लंग्स का टॉनिक भी कहा जाता है। इसमें भी सांस जो है वो बहुत ज़्यादा फूलता है, और ये जो वक्ती ऑब्स्ट्रक्शन है उसको चूँकि दूर करती है, तो इसलिए मरीज को अफाका महसूस होता है। इसी तरह ब्लाटाउरिया जैसे मैंने बताया कि एक्यूट अटैक में आप छोटी पोटेंसी इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर इसकी अलामात जो हैं वो मौजूद हों तो फिर आप इसको बड़ी पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉनिक केसेस के अंदर, जबकि मरीज जो है वो बरसात के मौसम में तकलीफ उसकी बढ़ जाती है और खांसी के साथ पस की तरह का बलगम जो है वो खारिज करता है। इसी तरह अगर ड्राई वेदर की वजह से ये स्पैज्म है और एस्थमा है और वीज है और रेटलिंग कफ है और सांस अंदर लेने में दुश्वारी महसूस हो रही है, और मरीज जो है वो मरतूब जगह पे मसलन दरिया या समंदर के करीब बेहतर महसूस करता है और खुश्क मौसम में तकलीफ उसकी पड़ती है, तो ब्रोमियम उसकी दवा होती है। इसी तरह से कार्बोविज एक दवा है। ये आमतौर पर चूंकि रिएक्शन बॉडी का स्लो हो जाता है, तो बूढ़े लोगों में उनके रिएक्शन को बेहतर करने के लिए, और इसमें क्रेविंग होती है ऑक्सीजन की, और मरीज जो है वो कहता है मुझे पंखा चले, जब उसको दमे का दौरा पड़ता है तो वो पंखा मुंह के आगे रख के बैठ जाता है या जोर जोर से पंखा चलना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से एक और दवा है बच्चों में, अगर कीड़ों की वजह से एस्थमा जो है और साथ पेट के कीड़े भी हैं, बच्चा जिद्दी है, चिड़चिड़ा है, तो साइना उसकी दवा हो सकती है। एक स्पैज्म की बड़ी दवा जो है जो आमतौर पर कुड़लों वगैरह में इस्तेमाल होती है, लेकिन दमे में भी वो बहुत अच्छा काम करती है, और वो क्यूप्रम मेटालिकम है, और इसका अटैक जो है वो आमतौर पर रात के वक्त 3 बजे सुबह के वक्त होता है। ग्रिंडीलिया एक दवा है जिसमें बिस्तर पर लेटने से घुटन महसूस होना शुरू हो जाती है, वीज होती है, और झाग की तरह का बलगम जो कि मुश्किल से खारिज होता है, और मरीज लेट कर सांस बिल्कुल नहीं ले सकता, इसलिए उठकर बैठ जाता है। एक और दवा है जो आमतौर पर तो आसाब की दवा समझी जाती है, लेकिन स्पैज्म की भी चूंकि दवा है तो इसलिए दमा में भी काम करती है। मिसाल के तौर पर जो फॉगी सीजन है यानी फॉग का मौसम है, उसमें अगर ये दौरा जो है वो ज़्यादा होता है और मरीज जो है काफ़ी मिकदार में बलगम भी खारिज कर रहा है, तो हाइपेरिकम के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इपिकाक एक दवा है जिसमें दमे, वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर यानी किसी भी मर्ज में मतली का अलामत मौजूद है तो इपिकाक के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन दमे के केस में हमने देखा है कि ये फार्मूला जो है वो ज़्यादा अप्लाई नहीं होता। मतली चाहे हो या ना हो, तो छाती जो है वो बलगम से भरी हुई महसूस होती है, और मरीज अदरवाइज इसमें ये देखा अगर तो कमजोर मरीज है और कमजोरी की वजह से वो बलगम नहीं निकाल पा रहा है तो एंटीमोनियम टार्ट की तरफ सोचते हैं, लेकिन अगर मरीज रोबस्ट है और उसकी जिस्मानी कैफियत ठीक है तो फिर इपिकास देनी चाहिए इस तरह की अलामात में। खास तौर पर बच्चों में अगर लो पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करवाया जाए तो ये बहुत ही कारआमद दवा साबित होती है। लेकिन एक बात यहाँ पे और भी मेंशन करता जाऊं कि दमा के जो पीछे म्याज़्म है वो साइकोटिक म्याज़्म होता है,
اور اینٹی سائیکوٹک دوا دیے بغیر دمے کا مکمل علاج جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اینٹی سائیکوٹک کوئی دوا جو ہے وہ درمیان میں دیتے رہنا چاہیے. اور اگر ایپیکا کی ایکونائٹ کی علامات مل رہی ہیں تو درمیان میں نیٹرم سلف کی ایک آدھ ڈوز دینے سے مریض کو بہت افاقہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر رات کے وقت صبح 3 سے 5 بجے کے درمیان دمے کا دورہ پڑتا ہے اور ویز ہے اور بلغم کم نکل رہی ہے اور ذرا گرمائش سے بہتر محسوس کرتا ہے مریض، تو کالی کارپ کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر اٹھنے پر یعنی نیند کرنے کے بعد اٹھنے پر اگر دمے کا دورہ پڑ جاتا ہے تو لیکسس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. اگر عام طور پر ہمارے الٹرنیٹیو میڈیسن میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جلد، پھیپھڑے اور بڑی آنکھ اور ناک کے امراض جو ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے. ایسے کیسز میں جہاں دمہ اور ایکزیما جو ہے وہ اکٹھے موجود ہوں تو لینم دوا ہو سکتی ہے. اسی طرح تمباکو سے بننے والی دوا جو ہے لوبیلیا انفلیٹا جو ہے وہ بھی دمے کے دوروں میں، جبکہ معدے سے معلوم ہو کہ بیماری کا آغاز ہو رہا ہے یا معدہ مرکز معلوم ہو تو یہ دوا ہو سکتی ہے. درمیان میں جیسے میں نے بتایا کہ کرونک جو ایستھما ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو میازمیٹک دوا ہے وہ درمیان میں دینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس میں جیسے میں نے بتایا کہ نیٹرم سلف جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ریئیکشن ریمیڈی کے طور پر کبھی کبھی میڈورائنم یا ٹوبرکولینم یا سورائنم یا سلفر کی ڈوز جو ہے وہ بھی دینی پڑتی ہے علامات کے مطابق. اسی طریقے سے اگر کارڈیک استھما ہے اور دل کی وجہ سے سانس میں دقت ہے اور مریض جو ہے وہ گردن پکڑ لیتا ہے سانس کی دقت میں، تو ناجا اس کی دوا ہو سکتی ہے. اسی طرح سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو اور شدید کھانسی ہو، خاص طور پر سانس باہر نکالتے ہوئے، تو میفائٹس اس کی دوا ہو سکتی ہے. 7 سال سے بڑی عمر کے بچوں میں جب وہ پیوبرٹی کے قریب پہنچ رہے ہوں تو ان کے لیے نیٹرم آرس ایک دوا ہے. سمندروں کے قریب جو لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر جن لوگوں کو دمہ کی شکایت ہوتی ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، تو نیٹرم میور کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. اسی طرح جو لوگ عیاش طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور منظم غذاؤں کے شوقین ہوتے ہیں اور ان میں دمے کی تکلیف ہو جاتی ہے تو نقص کا اس کی دوا ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے کارڈک استھما جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ناجا ہے، تو اس میں ایک اور دوا جو ہے وہ سمبل جو ہے وہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں. اگر سائیکوٹک میازم ہے پیچھے فیملی میں تو نیٹرم سلف کا جہاں ہم نے ذکر کیا تو وہاں ایک اور دوا کو بھی ذہن میں رکھیں اور وہ تھوجا ہے. تو نوسوڈ کا میں پہلے ہی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ بعض اوقات ہمیں نوسوڈ جو ہے وہ بھی استعمال درمیان میں کروانے پڑتے ہیں. اور اگر نیند کے دوران ایک چوکنگ کی فیلنگ کے ساتھ مریض جو ہے وہ گھبرا کے اٹھ جاتا ہے تو ویلیریانا اس کی دوا ہو سکتی ہے. اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ دل کے دورے کی کیفیت میں ایمل نائٹریٹ جو ہے وہ سنگھانے سے فائدہ ہوتا ہے، تو دمے کے ایکیوٹ اٹیک میں بھی ایمل نائٹریٹ جو ہے وہ سنگھانے سے افاقہ ہوتا ہے. اور اعصابی نظام جو ہے وہ چونکہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر مریض کو باقی دواؤں کے ساتھ پیسی فلورا بھی ٹنکچر میں آپ استعمال کروائیں تو اس سے بھی مریض کو افاقہ ہوتا ہے. بوڑھے لوگوں کے دمے میں آپ ایمبریاگریزیا کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، اور خاص طور پر مریض جو ہے وہ شکایت کرتا ہے
कि हम बिस्तरी की कोशिश करने पर उसका सांस फूलने लगता है, तो फिर उसकी दवा एम्प्रा डेफिनेट होगी। और जैसे हमने बताया कि आर्सेनिक एल्बम जो है वो आधी रात के दमे में दी जा सकती है, लेकिन एकोनाइट की एक दूसरी जो फॉर्म है वो एकोनाइट फेरोक्स है, तो वो भी छोटी पोटेंसी में जो है अगर बार बार रिपीट की जाए तो वो भी दमा को फायदा देती है। तो ये तो होम्योपैथी के हवाले से था। तो एक्यूपंक्चर में चूँकि साफ ज़ाहिर है कि फेफड़ों के यानी लंग चैनल से रिलेटेड जो है वो हम पॉइंट्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो आमतौर पर लंग 5 जो है ये वाटर पॉइंट है लंग चैनल का, तो इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। और लंग्स का मूव फ्रंट और जो बैक शू पॉइंट है, लंग का मूव फ्रंट पॉइंट जो है वो लंग 1 है, और बैक शू पॉइंट जो है वो UB 13 है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो जो मूव फ्रंट पॉइंट है ये जो लंग की यिन एनर्जी है उसको बेहतर करेगा, और जो बैक शू पॉइंट है वो लंग की यांग एनर्जी को बेहतर करेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एनर्जी जो है वो कम है या ज़्यादा है। तो इसके अलावा जो लूप कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं कि अगर लंग और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ इम्बैलेंस है तो उसको हम लंग 7 से करेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह लंग 9 जो है वो भी जॉन सोर्स पॉइंट है, क्रॉनिक अस्थमा में इस्तेमाल होगा। इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए एक्यूपंक्चर के 2 इम्यून एनहांसिंग पॉइंट DO14 और लार्ज इंटेस्टाइन 11 यूज होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा बलगम जो है वो निकलता है तो फिर स्टमक 40 का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह खांसी के लिए रैन 22 और दमे को सूद करने के लिए रैन 17 का इस्तेमाल होता है। जबकि कान पर भी एक पॉइंट है डिंग च्वान, वो भी सूदिंग अस्थमा के लिए इस्तेमाल होता है। कलर थेरेपी की बात करें तो इसमें ऑरेंज कलर और इंडिगो, ग्रीन और येलो कलर के जो कॉम्बिनेशन कलर्स हैं इनको इस्तेमाल किया जा सकता है मुख्तलिफ फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में भी और ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में भी, या शुगर जो है वो मेडिकेटेड हो इन कलर्स के साथ तो उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटोथेरेपी में राइट पाम के नीचे नॉर्थ पोल और लेफ्ट पाम के नीचे साउथ पोल रखने से मरीज को इसमें अफाका होगा। साफ ज़ाहिर है कि ये हम हाई पावर मेथड यूज़ करते हैं। परहेज जो है इसमें आमतौर पर चिकनाई वाली चीज़ों का, तली हुई चीज़ों का, खट्टी और ठंडी अशिया का परहेज जो है वो मरीज़ को बताया जाता है। अलबत्ता अगर सर्दी का मौसम है तो मछली का इस्तेमाल, अगर एलर्जी नहीं है मछली से तो मछली का इस्तेमाल जो है वो फ़ायदा देता है। और गाजर का इस्तेमाल है, एवोकाडो का इस्तेमाल है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, बेरीज हैं, तो ये चीज़ें जो है वो खुराक में इनको हिस्सा बनाना चाहिए खुराक का। तो हम अपने क्लिनिक पर दमा के मरीज़ों का इलाज जो है वो होम्योपैथी से भी करते हैं और एक्यूपंक्चर के ज़रिए भी इसका इलाज किया जाता है। तो और जो रिमोट एरियाज़ में लोग रहते हैं तो उनके लिए हमने सिलसिला शुरू किया है। ilaj@home.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे परफार्मा आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वो परफार्मा फिल करके अपनी अलामात बता के तो आप उसकी दवाई भी हासिल कर सकते हैं।